हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट किंगडम चैप्टर नंबर 3 बायोलॉजी क्लास 11th। तो सबसे पहली चीज, आपको पता है ये पेज जो है ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इस पेज की बात हम बाद में करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहली चीज हमारे पास आती है, साइनोबैक्टीरिया इज नो लॉन्गर एल्गी। आपको पता है अब हम एक मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं जो आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था, द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन: मोनेरेंस, प्रोटिस्टेंस, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। सिंपल। नाउ आपको एक चीज पता होगी कि हमने साइनोबैक्टीरिया पिछले चैप्टर में कहाँ पे पढ़ा होता। साइनोबैक्टीरिया हमने पढ़ा है बेसिकली आपका यू बैक्टीरिया में, मतलब अगर हम ब्रॉड टर्म्स पे बात करें तो हमने मोनेरन के अंडर पढ़ा है इसको, राइट। तो इस वजह से, क्योंकि ये एक मोनेरन है, एक बैक्टीरिया है, मतलब इसका जो क्या कहते हैं न्यूक्लियस है, इट इज नॉट एनवेलप्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट। तो इस वजह से हम कह रहे हैं दैट साइनोबैक्टीरिया एक मोनेरन है, राइट, एंड इट इज नो लॉन्गर एल्गी। क्योंकि आपको पता है साइनोबैक्टीरिया का ही दूसरा नाम क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, राइट। तो हम कह रहे हैं दैट साइनोबैक्टीरिया इज नो लॉन्गर एल्गी बिकॉज इट इज अ मोनेरन, राइट। इसको हम प्लांटे में नहीं पढ़ने वाले, ओके। सो आपको एक चीज पता होनी चाहिए दैट अगर हम पर्टिकुलरली प्लांटे किंगडम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है, राइट, तो उस चीज को इन्फ्लुएंस किसने किया है, दैट इज द क्लासिफिकेशन विद इन द एंजियोस्पर्म्स। मतलब एंजियोस्पर्म्स में जो क्लासिफिकेशन है उसने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है क्लासिफिकेशन प्रोसेस को, राइट। देखो हमारे पास यहाँ पे अलग-अलग सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन आते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे आता है द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या यूज करता है, ये आपको पता होना चाहिए। द ग्रॉस सुपरफिशियल कैरेक्टर्स। सुपरफिशियल क्या मतलब क्या होता है, सुपरफिशियल का मतलब होता है जो आपको ऊपर ऊपर से दिख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सुपरफिशियल, राइट। आपने देखा होगा कि कुछ आर्टरीज होती हैं जो सुपरफिशियल होती हैं, राइट। वेन्स तो मोस्टली सुपरफिशियल होती हैं, तो उसी टर्मिनोलॉजी में आप देख सकते हो कि सुपरफिशियल का मतलब होता है जो बाहर से इजीली विजिबल हो, राइट। सो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या कहता है, ये बेसिकली ग्रॉस सुपरफिशियल कैरेक्टर्स को कंसिडर करते हैं, राइट। जैसे हैबिट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स एक्सेट्रा, right? So artificial system, it is basically based on vegetative characters or on the androecium structure, जैसे लिनियस। अगर हम कैरोलस लिनियस की बात करें तो कैरोलस लिनियस ने बेसिकली क्लासिफिकेशन के लिए एंड्रोशियम स्ट्रक्चर को एज अ बेसिस लिया था, राइट। कैरोलस लिनियस आपको याद होगा चैप्टर नंबर 1, ठीक है। इन्होंने क्या कहते हैं चैप्टर नंबर 2 में भी इनका रेफरेंस आता है कि इन्होंने क्या कहते हैं आपका 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, प्लांटी एंड एनिमेलिया, राइट। तो ऐसे मैं आपको चीजें रिकॉल कराता रहता हूँ सो दैट आपको याद रहें चीजें जो आपने पढ़ी, ओके। आफ्टर दैट अगर हम लिमिटेशंस की बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट, दो लिमिटेशंस इसकी हैं। एक तो ये कि क्या कहते हैं जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो इक्वल वेटेज देता है वेजिटेटिव एज वेल एज रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को, राइट। और दूसरी ये दैट इसकी क्लास मतलब अगर हम इसको एज अ बेसिस यूज कर रहे हैं, राइट, तो उससे क्या होता है कि जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है ना वो काफी दूर हो जाते हैं, मतलब हमारा क्लासिफिकेशन प्रोसेस फेल हो जाता है। क्योंकि क्लासिफिकेशन में हमारा मेन मोटो ये रहता है कि जो एक जैसे दिखते हैं ना उनको हम एक ग्रुप में ले लें, बट इससे तो उल्टा हो रहा है। तो ये दो मेजर लिमिटेशंस है। अब एक चीज जरा समझो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स के बारे में। देखो मैंने कहा यहाँ पे दैट इक्वल वेटेजेस गिवन, तो इसमें दिक्कत क्या है। अब समझो आपके जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं ना, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स इन्वायरमेंट से इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, राइट। जैसे क्या कहते हैं आप धूप बहुत पड़ेगी तो आप टैन हो सकते हो, राइट, सिंपल। रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स जो होते हैं, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स की ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। ये इन्वायरमेंट से इतनी आसानी से अफेक्ट नहीं होंगे। जब तक आपके जेनेटिक मटेरियल में म्यूटेशन नहीं होगी तब तक रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स चेंज नहीं होने वाले, राइट। सो उस वे में रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। सो ये एक लिमिटेशन बन गई, राइट, ओके। अब हम आते हैं द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एक चीज ध्यान रखना, एनसीईआरटी की लाइन है, the natural system of classification was given against the artificial system of classification। ये आपको पता होना चाहिए, राइट। उसके बाद बेसिकली ये बेस्ड किस पे, इट इज बेस्ड ऑन द नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिजम्स,
राइट? और नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिजम्स मींस कि नेचुरली उनमें जो सिमिलैरिटीज है उस पे बेस्ड है वो, राइट? और ये बहुत से कैरेक्टर्स को इंक्लूड करता है, जैसे हमने बात की थी, ये आर्टिफिशियल सिस्टम जस्ट ग्रॉस सुपरफिशियल कैरेक्टर्स लेता है, ठीक है? बट ये इसके अलावा भी बहुत से कैरेक्टर्स को कंसिडर करते हैं, जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। एनसीईआरटी ने ये चीज मेंशन की हुई है कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? इट वाज बैंथम एंड हुकर, राइट? तो आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है द फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो, जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो एट प्रेजेंट हम यूज कर रहे हैं, राइट? ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज है दैट इट इज बेस्ड ऑन द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। देखो, क्या होता है कि ओवर द टाइम क्या हुआ, एवोल्यूशन हुआ, राइट? तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम में हम क्या चीज एम करते हैं? दैट ऑल इन द सेम टेक्सा आर हैविंग अ कॉमन एंसेस्टर। मतलब देखो, हम किसी भी एक टेक्सा की बात करते हैं, टेक्सा का मतलब मैंने पहले भी समझा दिया है, जो मेरी क्या कहते हैं चैप्टर नंबर 1 की जो वीडियो है उसमें। टेक्सा का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर हैविंग कॉमन कैरेक्टर्स, राइट? तो अगर हम किसी भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, लेट अस से अगर हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम कहेंगे हमारा एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, राइट? तो उस बेसिस पे ये काम करते हैं, ओके? बाकी अगर आप देखो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स का अच्छा खासा रेफरेंस, ठीक है, आपको एवोल्यूशन चैप्टर में भी मिलता है, ओके? फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम कुछ मतलब मीडियम्स को यूज करते हैं जो हमारे को क्लासिफिकेशन करना आसान कर देते हैं, जैसे न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। अब न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में क्या होता है? द साइंस सिंबल्स आर यूज्ड एंड ऑल द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स आर टेकन। कहने का मतलब क्या है? न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में हम क्या करेंगे कि कुछ कैरेक्टर्स के लिए हम कुछ साइंस और सिंबल्स असाइन कर देंगे, राइट? अब उससे क्या होगा? देखो, इसमें क्या होता है, हम सभी के सभी कैरेक्टर्स को, एनसीईआरटी की लाइन है, हम सभी के सभी कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज देते हैं, सबको इक्वल वेटेज देते हैं। और न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी कंप्यूटर्स पे होगी ऑफ कोर्स, राइट? तो हम साइंस और सिंबल्स को यूज करके लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को एक साथ यूज कर सकते हैं। तो एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस इज कि हम बहुत ब्रॉड क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म पे कैरेक्टर्स को देख रहे हैं, ठीक है, और अच्छे से क्लासिफिकेशन कर पा रहे हैं, राइट? ओके। दूसरी चीज जो हम यूज कर रहे हैं दैट इज साइटो टेक्सोनॉमी। देखो, समझा करो चीजों को। साइटो, साइटो का मतलब होता है सेल, राइट? टेक्सोनॉमी का मतलब होता है कि हम क्लासिफिकेशन में यूज कर रहे हैं, मतलब हम सेल से रिलेटेड डेटा को टेक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन में यूज कर रहे हैं। तो साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इट इज यूज्ड एज द बेसिस, राइट? एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो क्रोमोसोमल मटेरियल का रेफरेंस दिया है, राइट? आगे चलते हैं, हमारे पास आता है द कीमो टेक्सोनॉमी। कीमो टेक्सोनॉमी, कीमो समझो क्या होता है? कीमो मींस केमिकल्स, मतलब हम केमिकल्स को एज अ बेसिस यूज कर रहे हैं क्लासिफिकेशन के लिए, ओके? तो इट इज बेस्ड ऑन द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट। तो वही चीज है, मतलब कि ऐसे प्लांट्स जिनके पास एक पर्टिकुलर टाइप का केमिकल प्रेजेंट है, एक बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट है, उनको हम एक पर्टिकुलर टेक्सा में डाल देंगे। तो वही चीज समझिए, ओके? अब उसके बाद हम बात करने वाले हैं एक्चुअल डिविजन्स की। देखो, आपको पता है सबसे टॉप पे कौन होता है? किंगडम होता है। बट एनिमल्स के केस में उससे निचली कैटेगरी पे आ जाते हैं फाइलम। अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं डिविजन्स। तो मैं अब जितनों की भी बात करूंगा दे आर ऑल डिविजन्स, ओके? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर एक्चुअली हैविंग विद अस एल्गी, ठीक है, एल्गी। और इस डिवीजन का नाम क्या है? द डिवीजन इज थैलोफाइटा, ये आपको पता होना चाहिए, ओके? अब सबसे पहले हम इनकी अकरेंस की बात करते हैं। सो दे कैन अकर एज सिम्बायोन्ट्स। सिम्बायोन्ट्स आपको ऑलरेडी पता है, मतलब एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन जिसमें दोनों का ही बेनिफिट है, राइट? तो एल्गी फंजाई के साथ भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखा देता है, ठीक है? उस एसोसिएशन का नाम आपको पता होना चाहिए, लाइकेंस, ठीक है? एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये एनिमल्स के साथ भी दिखाता है, ठीक है? उसको हम कहते हैं स्लॉथ बेयर। देखो, स्लॉथ बेयर आपको पता है, स्लॉथ बेयर क्या करता है? स्लॉथ बेयर अपने ऊपर एल्गी को ग्रो करने देता है। उससे क्या होता है? स्लॉथ बेयर इजीली फॉरेस्ट में खुद को कैमोफ्लेज कर सकता है, मतलब वो दिखता नहीं है आसानी से, राइट? और इन रिटर्न एल्गी को क्या है? एल्गी को न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं अपना फूड बनाने के लिए। तो देख रहे हो, दोनों का फायदा है, राइट? तो इसी वजह से एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन यहाँ पे। नेक्स्ट, ये कॉलोनी की फॉर्म में हो सकता है, जैसे वॉल्वॉक्स हो, ठीक है? ये फिलामेंटस फॉर्म में हो सकता है, फिलामेंट्स के फॉर्म में, जैसे यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा, राइट? और ये मैसिव बॉडी फॉर्म्स हो सकती हैं, जैसे कैल्प्स। देखो, हम जनरली ये मान के चलते हैं यार एल्गी है, एल्गी तो छोटी होनी चाहिए साइज में, राइट? बट ऐसा नहीं होता है।
आपके जो केल्प्स है ना, केल्प्स का साइज अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे, इट कैन गो अप टू 100 मीटर्स, मतलब इनकी बॉडी फॉर्म बहुत बड़ी भी हो सकती है, राइट। आगे चलते हैं। अब देखो, आइसोगैमस, oogamous एंड एनाइसोगैमस, तीन टर्म्स है, समझा देता हूं पहले। देखो, आइसोगैमस का मतलब होता है आपका जो मेल और फीमेल गैमीट है वो कंप्लीटली आइडेंटिकल है। या तो हो सकता है दोनों के दोनों मोटाइल हो, या तो होगा कि दोनों के दोनों नॉन मोटाइल हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाओ एन आइसोगैमस। एन आइसोगैमस का मतलब हुआ मेल और फीमेल गैमीट का साइज बिल्कुल सेम नहीं है। इसमें क्या होता है, मेल गैमीट छोटा होता है, फीमेल गैमीट बड़ा होता है, और वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों के दोनों ही नॉन मोटाइल होते हैं, मूव नहीं कर सकते, फ्लैजिला इनके पास नहीं होता। ओके, तो फिर ऊगैमिस क्या है? ऊगैमिस सबसे ज्यादा इवॉल्व्ड फॉर्म है इनमें से। ऊगैमिस में क्या होता है, फीमेल गैमीट बड़ा है, फूड को स्टोर करेगा, मूव नहीं कर सकता, मतलब बड़ा है, फूड को स्टोर करेगा और नॉन मोटाइल है। इतना समझ गए? जो मेल गैमीट है, मेल गैमीट बेसिकली छोटा है, ठीक है, फूड स्टोर उसमें होना नहीं है, बट oogamous में ध्यान रखना, इट इज मोटाइल। मोटाइल होने का मतलब है इट इज गोइंग टू हैव अ फ्लैजिल, राइट। इस चीज को समझना है। तो एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए, ये आपको एज इट इज लर्न करने पड़ेंगे। तो आइसोगैमस वी हैव एग्जांपल यूलोथ्रिक्स, ध्यान रखना यूलोथ्रिक्स में बेसिकली जो गैमीट्स है वो मोटाइल हैं, और स्पायरोगैरा में दे आर नॉन मोटाइल, राइट। मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया, आइसोगैमस में या तो दोनों मोटाइल होंगे या दोनों नॉन मोटाइल होंगे। ठीक है जी। अगर हम एन आइसोगैमस की बात कर रहे हैं, तो एन आइसोगैमस का एग्जांपल दिया हुआ है हमारे को यूडोरेना। उसके बाद अगर हम oogamous की बात कर रहे हैं, तो oogamous के एग्जांपल्स हमारे पास वोल्वॉक्स एंड फ्यूकस। ठीक है जी। ओके, एल्गी की रिगार्डिंग एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, दैट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इट इज डन बाय एल्गी। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का मतलब क्या है, इन द कमिंग चैप्टर्स में आपको बता दूंगा। बट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का सिंपल सा मतलब है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहे हैं ताकि ग्लूकोज बन सके, ताकि फूड बन सके, ताकि इस वर्ल्ड पे लाइफ जिंदा रहे, राइट। दैट्स व्हाई। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी में लिखी है ये, दैट पोरफायरा, सरगैसम एंड लेमिनेरिया, दे आर अमंग द 70 स्पीशीज व्हिच आर यूज्ड एज फूड। ठीक है। पहली चीज, ये तीनों नाम आपको पता होने चाहिए, पोरफायरा, सरगैसम एंड लेमिनेरिया, और दे आर अमंग द 70 स्पीशीज व्हिच आर यूज्ड एज फूड, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ऑल्दो बना नहीं होगा बट बन सकता है। ठीक है, क्योंकि जो ये फैक्चुअल डेटा होता है ना, यहाँ से बन जाते हैं क्वेश्चंस। ओके, अब देखो, आपका जो ब्राउन एल्गी है, ब्राउन एल्गी में एक सब्सटेंस देखा जाता है जिसको हम कहते हैं एल्गिन। ये एल्गिन क्या करता है, ये एक्चुअली जो ब्राउन एल्गी की जो सेल वॉल है ना, उसके बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है, एल्गिन। ठीक है। रेड एल्गी, रेड एल्गी में बेसिकली कैरोजन देखा जाता है, राइट। और ध्यान रखना, आपका जो जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया है, ठीक है, वो बेसिकली अगार बनाने में हेल्प करते हैं। अगार, अगार कहाँ यूज होता है, एनसीईआरटी में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ये आइसक्रीम्स, जेलीज में, ठीक है, इवन जो क्या कहते हैं प्लांट्स के रिगार्डिंग जो रिसर्च होती है लेबोरेटरी में, ठीक है, तो वहां पे ये मीडियम प्रिपरेशन में भी यूज होता है। ठीक है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्लोरेला। क्लोरेला, इट इज अ प्रोटीन फॉर द स्पेस ट्रैवलर्स। अगर आपको याद होगा, हमने क्या कहते हैं ऐसा ही एक ऑर्गेनिज्म की बात हमने पहले भी कर रखी है, ठीक है, वो हुई थी साइनोबैक्टीरिया में। साइनोबैक्टीरिया में भी एक ऐसा बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जो क्या कहते हैं इट इज यूज्ड फॉर इट इज यूज्ड एज अ प्रोटीन सोर्स, ठीक है, बाय द स्पेस ट्रैवलर्स। तो एक वो एग्जाम्पल था, एक एग्जाम्पल ये है क्लोरेला, ठीक है, बस फर्क वो है कि वो एक मोनेरन था, और यहाँ पर जो क्लोरेला है, ठीक है, ये एक प्लांट के अंदर हम पढ़ रहे हैं। बट अगर प्रैक्टिकली बात की जाए, ऑल्दो हम इसको थैलोफाइटा में ले रहे हैं, ठीक है, बट क्लोरेला एक यूनिसेल्युलर है, तो एज अ रिजल्ट ये प्रोटिस्टन जाएगा। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी में लिखा है। आगे चलते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन विद इन थैलोफाइटा हम बात करने वाले, ठीक है, तो इसमें तीन कैटेगरीज हमारे पास आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग द क्लोरोफाइसी, फिर हमारे पास फियोफाइसी, और फिर रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी मतलब द ग्रीन एल्गी, ठीक है, आपको ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए कि किसमें कौन से पिगमेंट प्रेजेंट है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी क्लोरोफाइसी में होते हैं, राइट। और यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट इज एक्चुअली हैविंग द पायरेनोइड बॉडी। अब पायरेनोइड बॉडी में दो चीजें, पायरेनोइड बॉडी
एक्चुअली ये कि प्रोटीन की बॉडी होती है, ठीक है, जिसमें स्टार्च ग्रैन्यूल्स जुड़े होते हैं, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट होता क्या है कि ये बेसिकली स्टार्च को स्टोर करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि क्लोरोफाइसी के जो मेंबर्स हैं, उनकी जो सेल वॉल है, उसकी जो इनर लेयर है, अंदर वाली, वो तो सेल्यूलोज की है, बट जो आउटर लेयर है, वो पेक्टोज की है। एनसीईआरटी पॉइंट है, पता होना चाहिए। एग्जाम्पल्स: क्लाइमेडोमिनस, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा एंड चारा। ठीक है, तो आपको दिख रहा है ये क्या चीज है, दिस इज वॉलवॉक्स, और ये क्या चीज है, दिस इज यूलोथ्रिक्स। मतलब आपको पता होना चाहिए, मतलब कभी कभार क्या हो सकता है कि आपको इमेज दे दे और आपको रिकॉग्नाइज करना पड़े ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे इमेजेस को अटैच किया। ओके, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें फियोफाइसी या ब्राउन एल्गी, ठीक है। सो ब्राउन एल्गी एनसीईआरटी की लाइन है, वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन से एल्गी में देयर इज अ ह्यूज वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, तो इट इज द फियोफाइसी और द ब्राउन एल्गी। बात करें इनके पिगमेंट्स की, तो आपको पता होना चाहिए दैट क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी यहाँ पे है, राइट। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, फ्यूकोक्सैंथिन। फ्यूकोक्सैंथिन क्या है, ये एक टाइप का xanthophyll होता है, और इसी फ्यूकोक्सैंथिन की वजह से ब्राउन एल्गी के पास अपना कलर है, राइट। नेक्स्ट थिंग, आपको पता होना चाहिए कि फूड यहाँ पे कैसे स्टोर होता है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन और मेनेटॉल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। एक चीज मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ, ठीक है, कि एल्गिन की कोटिंग यहाँ पे सेल वॉल के बाहर होती है, वो बता चाहिए, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ जो आपका ब्राउन एल्गी है, ब्राउन एल्गी में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है: होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ट। होल्ड फास्ट क्या करेगा, उनको बेसिकली सबस्ट्रेट से अटैच करने में हेल्प करेगा। स्टाइप सपोर्ट दे रहा है। फ्रॉन्ट, फ्रॉन्ट एक्चुअली उनको फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। फ्रॉन्ट एक टाइप का फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है, जैसा लीफ होता है ना, वैसा वैसा, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल्स, तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या आता है, एक्टोकार्पिस, ठीक है। दूसरा डाइकोटियोटा, तीसरा लिमिनेरिया, चौथा सरगैसम एंड फ्यूकस। क्लियर हो गया, ठीक है। तो आपको आइडेंटिफाई करने आने चाहिए कि ये बेसिकली लिमिनेरिया है, ये फ्यूकस है, ये डाइकोटियोटा। ओके, आगे चलते हैं। हमारे पास आता है द थर्ड कैटेगरी, दैट इज रोडोफाइसी। तो अगर हम रोडोफाइसी की बात करें तो इसको हम रेड एल्गी भी कहते हैं, ठीक है। और एक्चुअली ये रेड क्यों है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रेड ये इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे एक पिगमेंट प्रेजेंट है जिसका नाम क्या है, आर फाइकोअर्थ्रानिन, राइट। तो दिस इज अ पिगमेंट, ठीक है, एंड आपको मैं बता दूं इट इज अ वाटर सॉल्युबल पिगमेंट, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, आर फाइकोअर्थ्रानिन, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये वेल लाइटेड एज वेल एज ग्रेट डेप्थ्स, मतलब कि जहां पे लाइट अच्छी खासी है, मतलब ओशंस के अपर सरफेस, ठीक है, तो वो उसको हम कह देंगे वेल लाइटेड रीजन, राइट। और एट ग्रेट डेप्थ्स जहां पे लाइट बहुत कम है, ये दोनों में पाया जाता है, ठीक है। तो रेड एल्गी इज फाउंड इन वेल लाइटेड एज वेल एज ग्रेट डेप्थ रीजन्स ऑफ द ओशंस। ओके, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है कि यहाँ पे फूड कैसे स्टोर होता है, इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लोरिडियन स्टार्च का जो स्ट्रक्चर है, इट इज वेरी मच सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, एनसीईआरटी लाइन, ठीक है। अब जरा समझना ध्यान से जो अगले 2 पॉइंट्स मैं बताने वाला हूं। पहला, दे हैव नॉन मोटाइल गैमीट्स। समझो इस चीज को, दे हैव नॉन मोटाइल गैमीट्स, बट फिर भी एनसीईआरटी ने ये चीज मेंशन की है, ऑल्दो उनके पास नॉन मोटाइल गैमीट्स हैं, ये ऊगैमी दिखाते हैं। देखो, हमने पढ़ा था कि जो ऊगैमी होती है, ऊगैमी के लिए बेसिकली मेल गैमीट के पास फ्लैजिला होना चाहिए, बट मैं फिर कह रहा हूं ये एक एक्सेप्शनल केस है जहां पे नॉन मोटाइल गैमीट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये ऊगैमिस है। ओके, आगे चलते हैं। नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स। कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स का सिंपल सा मतलब क्या है, अगर आप देखो क्लोरोफाइसी की बात करो, फियोफाइसी की बात करो, तो क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही जाइगोट बनेगा, मतलब एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बनेगा, उनमें इमीडिएटली इमीडिएटली उनमें जाइगोटिक मियोसिस होके हैप्लॉइड बन जाते थे, राइट। ओके, बट इसमें ऐसा नहीं होता, ठीक है। कुछ टाइम तक वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता है, मतलब एक टाइप का एम्ब्रियो फॉर्मेशन यहाँ पे देखी जाती है। सो दैट इज व्हाई इट इज सेइंग दे हैव कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स,
राइट? एग्जाम्पल्स की हम बात कर लेते हैं, पॉलिसिफोनिया, पोरफायरा, जेलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया। ठीक है, ऑलरेडी बता चुका हूं कि जेलीडियम और ग्रेसिलेरिया जो है ये अगार की प्रोडक्शन में भी यूज होते हैं। ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए, दिस इज पोरफायरा, दिस इज पॉलिसिफोनिया। ओके, चलते हैं अगली स्लाइड पे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है द नेक्स्ट डिवीजन, दैट इज ब्रायोफाइटा। सबसे पहली चीज ब्रायोफाइटा के बारे में आपको ये क्लियर होनी चाहिए दैट दीज आर कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। यार एम्फीबियंस ही क्यों कहा? आपको पता होना चाहिए एम्फीबियंस क्या करते हैं। एम्फीबियंस ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जो लैंड पे भी रहते हैं और वाटर पे भी रहते हैं। एम्फीबियंस के बारे में एनिमल किंगडम में हम नेक्स्ट चैप्टर पे बात करने वाले हैं, बट अभी के लिए ये समझ लो कि ब्रायोफाइट्स, ठीक है, प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस हैं। क्यों है? बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो समझो, जो ब्रायोफाइट्स है वो अपना सब कुछ लैंड पे रहकर कर सकते, बट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे रिक्वायर वाटर। फॉर ट्रांसफरिंग देयर गैमीट्स दे रिक्वायर वाटर। दैट इज वाई हम कह रहे हैं कि ब्रायोफाइट्स आर एक्चुअली द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ठीक है, उसके बाद द यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर राइजोइड्स कैन एक्सिस्ट। मतलब अगर हम ब्रायोफाइट्स के केस में बात करें तो यूनिसेल्युलर एज वेल एज मल्टीसेल्युलर राइजोइड्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, राइजोइड्स क्या होते हैं? दे आर द रूट लाइक स्ट्रक्चर्स। मैं आपको अभी भी कह रहा हूं, अभी भी ट्रू रूट्स, लीव्स एंड स्टेम एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है हम जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं इन द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, तो अभी उतना एवोल्यूशन हुआ ही नहीं कि क्या कहते हैं उनके पास ट्रू रूट्स, लीव्स और स्टेम हो। राइट? तो राइजोइड्स क्या होते हैं? राइजोइड्स आर एक्चुअली द रूट लाइक स्ट्रक्चर्स बट नॉट एक्चुअली रूट्स। ठीक है जी, ओके। आपको पता होना चाहिए दैट यहाँ पे जो मेल सेक्स ऑर्गन रहता है दैट इज एक्चुअली एंथ्रीडियम। ठीक है, और एनसीईआरटी ने कुछ चीजें भी लिखी है कि एंथ्रीडियम जो होता है मल्टी सेलुलर होता है, एंथ्रीडियम जो होता है जैकेटेड होता है। जैकेटेड का मतलब होता है कि उसके अराउंड एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट है। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दैट इज एक्चुअली द आर्चिगोनियम। ठीक है, आर्चिगोनियम बेसिकली फनल शेप्ड होता है, और इन आर्चिगोनियम के अंदर जनरली वन सिंगल एग होता है। ठीक है, ओके। अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात करें तो ब्रायोफाइट्स में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। अब आप सोच रहे होंगे ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक क्या होता है? इस चीज को मैं इस चैप्टर के एंड में डिस्क्राइब करूंगा अंडर द टॉपिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, वहां पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। एनसीईआरटी ने एक चीज लिखी हुई है, अगर आप क्या कहते हैं इस टॉपिक के लास्ट पैराग्राफ की तरफ जाओगे, वहां पे लिखा है ये बिफोर लिवरवर्ड्स कि ब्रायोफाइट्स आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक वैल्यू टू अस। ठीक है, मतलब आपको ये लाइन एज इट इज पता होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है ना आपसे नीट में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आइडेंटिफाई वेदर द स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, आपको बोल देंगे ब्रायोफाइट्स दे आर ऑफ हाई इकोनॉमिक वैल्यू टू अस, मतलब वो तो गलत है। क्यों? एनसीईआरटी में ये चीज क्लियरली लिखी है दैट इट इज ऑफ लिटिल इकोनॉमिक वैल्यू टू अस। ओके, उसके बाद एनसीईआरटी ने बात की है स्फेगनम की। स्फेगनम को हम क्या कहते हैं? पीट मॉस भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्फेगनम है, स्फेगनम एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। ठीक है, और इतना ही नहीं, स्फेगनम को हम ट्रांसशिपमेंट मटेरियल की तरह भी यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्फेगनम है ना, स्फेगनम एक ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर को अपने अंदर रिटेन कर सकता है। ठीक है, और रिटेन कर सकता है तो एज अ रिजल्ट अगर हमें किसी लिविंग मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना है ना, तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम स्फेगनम को यूज करते हैं ताकि वो खराब ना हो। ठीक है, तो दैट्स द वर्क ऑफ स्फेगनम। आगे चलते हैं। mosses along with lichens they form the first member for colonizing the rocks। ठीक है, अब जरा समझो, mosses किसके मेंबर्स हैं? ब्रायोफाइट्स के। ठीक है, तो mosses लाइकेंस की तरह बेसिकली रॉक्स को कॉलोनाइज करते हैं। अब रॉक्स को क्यों कॉलोनाइज करना है यार? देखो, रॉक्स को कॉलोनाइज करना है ताकि वो वेदर हो सके। ठीक है, वेदर होंगे तो उनसे सॉइल बनेगा, सॉइल बनेगा तो वो सॉइल ट्रीज मतलब बाकी प्लांट्स वगैरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं। तो अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन को स्टडी करें तो सबसे पहली चीज हमारे पास आती हैं लिवरवर्ट्स। ठीक है, ओके। लिवरवर्ट में एक ही एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिया है, मार्केंशिया। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये मार्केंशिया की 2 फोटोग्राफ्स हैं। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि ये वाला जो है ये फीमेल है और ये वाला मेल है। अब आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है मैं बता देता हूँ। देखो, आपको पता है कि आर्चिगोनियोफोर, आर्चिगोनियम मैंने बता दिया था फीमेल के लिए होंगे। नहीं तो एक और तरीका बता देता हूँ। आपको पता है कि फीमेल्स सज धज के रहती हैं, मतलब अपने लुक्स वगैरह का अच्छा ध्यान रखती हैं, राइट? तो आप जरा देखो, इस फ्लावर पे फोकस करो दोनों में। ये वाला ज़्यादा अच्छे से रखा हुआ है ना?
तो हम कहेंगे भाई ये वाला फीमेल प्लांट है और ये वाला मेल प्लांट है। ठीक है, जस्ट एक एनालॉजी है, ऐसे सीरियसली नहीं लेना। ठीक है, ओके। आगे चलते हैं एनसीईआरटी की कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे थैलिस। थैलिस इज डॉर्सीवेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। ठीक है, अब थैलिस क्या है? थैलिस एक्चुअली कुछ नहीं है यार, थैलिस इस बॉडी को कहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी इस बॉडी के पास ट्रू स्टेम्स, लीव्स, रूट्स नहीं आए हैं। मतलब कोई भी ऐसी बॉडी, कोई भी ऐसा प्लांट जिसके पास ट्रू स्टेम्स, लीव्स, रूट्स नहीं आए हैं, तो उसको हम जनरली थैलिस कह देते हैं। कोई गलत नहीं है उसमें। ठीक है, डॉर्सीवेंट्रल, तो थैलिस इज डॉर्सीवेंट्रल। डॉर्सीवेंट्रल का मतलब होता है आप डॉर्सल और वेंट्रल साइड को इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हो, दोनों अलग अलग दिखती हैं। अब पता होना चाहिए, डॉर्सल होता है पीछे और वेंट्रल होता है अगली बॉडी, राइट, वो चीज। सो इट इज क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट, मतलब कि आपका जो बॉडी है, ठीक है, बॉडी इज क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट, मतलब ये सबस्ट्रेट से क्लोजली जुड़ी हुई होती है, राइट। और एक बहुत ही डिस्टिंग्विशिंग फीचर जो लिवरवर्ट्स में देखा जाता है, मार्केंशिया में देखा जाता है, दैट दे आर हैविंग जेमे। अब जेमे क्या है? जेमे आर एक्चुअली ग्रीन मल्टीसेल्युलर asexual buds इन द जेमा कप्स एक्चुअली। तो होता क्या है, जेमा कप्स होते हैं, एक कप जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें जेमे प्रेजेंट होते हैं। और जेमे क्या है? दे आर एक्चुअली द एसेक्सुअल बड्स। ये बेसिकली एक फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करने वाले। ठीक है जी, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि लिवरवर्ट्स के केस में जो गैमीटोफाइट होता है, देखो ये जितनी भी टर्म्स है ना, गैमीटोफाइट, हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, इन सभी चीजों को मैं चैप्टर के एंड में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस टॉपिक में आराम से डिस्कस करूंगा, तो डरना नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। वी आर हैविंग मॉसेस विद अस। तो मॉसेस में आपको पता होना चाहिए, अगेन दे आर हैविंग द फ्री लिविंग गैमीटोफाइट। ठीक है, और क्या कहते हैं, इनमें एक्चुअली क्या होता है, जब भी मॉसेस को बनना होता है ना, तो ये दो स्टेजेस में बनते हैं। ठीक है, तो इनकी जो फर्स्ट स्टेज होती है ना, दैट इज एक्चुअली प्रोटोनीमा स्टेज। ठीक है, अब जो प्रोटोनीमा स्टेज है, इट इज एक्चुअली एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इट इज क्रीपिंग, मतलब स्प्रेड होगी ग्राउंड पे। इट इज ग्रीन, इट इज ब्रांच्ड, इट इज फिलामेंटस। ठीक है, और जो इनकी लाइफ की सेकंड स्टेज होती है, दैट इज एक्चुअली द लीफी स्टेज। लीफी स्टेज आपको पता होना चाहिए कि लीफी स्टेज अराइज कहां से हुई थी। लीफी स्टेज एक्चुअली सेकेंडरी प्रोटोनीमा से, ठीक है, अराइज होती है। देखो अब क्या होता है ना, एक्चुअली आपको ये चीज समझनी होगी कि एक बेसिकली आपके पास स्पोर है, सिंपल सा स्पोर है, ठीक है, उसमें फिलामेंटस स्ट्रक्चर बना, उसको हमने कह दिया प्राइमरी प्रोटोनीमा। ठीक है, जब उससे वो ब्रांच हुआ, उसको हम कहेंगे सेकेंडरी प्रोटोनीमा। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि लीफी स्टेज जो है वो सेकेंडरी प्रोटोनीमा से निकलता है, एनसीईआरटी में लिखा है ये चीज। ठीक है, एंड लीफी स्टेज इज गोइंग टू बियर द सेक्स ऑर्गन्स, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मॉसेस में देखी जाती है, और वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहां से हो रही है? सेकेंडरी प्रोटोनीमा से हो रही है। ठीक है जी, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, द सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट एट एपेक्स, मतलब जो आपका एंथ्रीडियम है, जो आपका आर्चोगोनियम है, वो एपेक्स पे ही होगा, साइड्स में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, टॉप पे होंगे, राइट। ओके, एक चीज जरा ध्यान से समझो, अगर हम लिवरवर्ट्स और मॉसेस की बात करें, देखो क्या होगा, स्पोर्स तो ये बनाएंगे, ठीक है, इन्होंने बेसिकली क्या करते हैं, ये जाइगोट बनाते हैं, उसके बाद जाइगोटिक मियोसिस करके स्पोर्स बनाते हैं। अब अगर आप देखो, मॉसेस में जो स्पोर डिस्पर्सल का मैकेनिज्म है, इट इज मच मोर इलैबोरेटेड। इसका मतलब क्या है, देखो समझो, आपको क्या कहते हैं, पता होगा जो स्पोर्स है वो एक स्ट्रक्चर के अंदर एनक्लोज्ड है। मान लो, जस्ट कंसिडर कि जो स्पोर्स हैं आपके, वो एक बैग के अंदर एनक्लोज्ड है। ठीक है, अगर हम लिवरवर्ट्स के केस में बात करें, तो डिस्पर्स करने का मैकेनिज्म ना इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है, मॉसेस में क्या होता है, मॉसेस में एक स्ट्रक्चर होता है उस बैग के माउथ पे प्रेजेंट, जिसको हम कहते हैं पेरिस्टोम। उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, और साथ में एक स्ट्रक्चर होता है, उसको कहते हैं ऑपरक्यूलम। एक्चुअली ये चीजें एनसीईआरटी में नहीं दी है, जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ। देखो समझो, अगर हम मॉसेस में बात कर रहे हैं, मॉसेस में वो जो बैग जैसा है जिसके अंदर स्पोर्स रखे हैं, उसके बाहर एक स्ट्रक्चर है ऑपरक्यूलम। ऑपरक्यूलम को आप एक ढक्कन जैसा ले लो, वो ढक्कन जब खुलता है तो फटाफट स्पोर छूट जाएंगे, राइट। और एक और स्ट्रक्चर वहां पे है पेरिस्टोम, उसमें हेयर लगे हुए हैं। मतलब आप देख रहे हो कि बहुत सी स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस मॉसेस के केस में प्रेजेंट है।
जिस वजह से वहां पे स्पोर डिस्पर्सल काफी ज्यादा अच्छा होगा। राइट, बस इतना पता होना चाहिए था। उसके बाद एग्जाम्पल तो आपको पता होना चाहिए, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेगेनम। ठीक है, तो ये आपका फ्यूनेरिया है और ये आपका स्फेगेनम है। सिंपल सी बात। आगे चलें। नेक्स्ट डिवीजन जो हमारे पास आता है दैट इज टेरिडोफाइट्स। ठीक है, तो टेरिडोफाइट्स, और इसमें जो सबसे ज्यादा हमारे को याद रहता है फर्न्स हैं, बट इसके अलावा भी काफी चीजें। लेट्स सी। तो पहली चीज एनसीईआरटी के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मेडिसिनल पर्पस एज वेल एज सॉइल बाइंडर्स। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से डिवीजन के प्लांट्स मेडिसिनल पर्पस और सॉइल बाइंडर की तरह यूज हो सकते हैं? टेरिडोफाइट्स। सिंपल। ओके, आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ और यहाँ से आगे की जितनी डिविजन्स हैं उनके पास ट्रू स्टेम्स, लीव्स और रूट्स एग्जिस्ट करने वाले हैं। सिंपल। ठीक है, तो यही कहा है मैंने यहाँ पे, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स जैसे माइक्रोफिल्स। अब माइक्रोफिल्स क्या होते हैं यार? माइक्रोफिल, फिल मतलब लीफ, माइक्रो मतलब छोटी। राइट, तो माइक्रोफिल्स कहाँ पे होती हैं? सिलेंजिनेला, एज इट इज पता होने चाहिए। और मैक्रोफिल्स मतलब बड़ी बड़ी लीव्स कहाँ होंगी? फर्न्स। ठीक है जी। ओके, एक और एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट कि कोन्स, कोन्स क्या होते हैं कि एक्चुअली क्या होता है, आपके जो स्पोरोफिल है, स्पोरोफिल होती है एक लीफ जैसी। ठीक है, जब बहुत सारी स्पोरोफिल्स खुद को अरेंज करती है ना, तो वो एक कोन बना देती है। राइट, उसको कहते हैं हम कोन। कोन का ही दूसरा नाम होता है स्ट्रोब्यूला, अभी बता दिया। ठीक है, तो कोन्स के एग्जाम्पल क्या है, किसमें देखे जाते हैं? दो एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, सिलेंजिनेला एंड इक्विसीटम। सिंपल है। ठीक है जी। और एक पॉइंट यहाँ रह गया कि हम टेरिडोफाइट्स को एज ऑर्नामेंटल्स भी यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत लोगों के घर पे फर्न्स वगैरह रखी होती हैं, तो इट इज यूज्ड एज ऑर्नामेंटल एज वेल। आगे चलते हैं। अब टेरिडोफाइट्स में जरा एक चीज ध्यान रखना, क्या होता है टेरिडोफाइट्स में? एक गैमीटोफिटिक बॉडी बनती है। ठीक है, गैमीटोफिटिक बॉडी बनती है जो फ्री लिविंग है। एनसीईआरटी में लिखी है चीज, एक गैमीटोफिटिक बॉडी जो फ्री लिविंग है, उसका नाम क्या है? प्रोथैलिस। क्या नाम है उसका? प्रोथैलिस। प्रोथैलिस is inconspicuous, it is multicellular gametophyte। इनकॉन्स्पिक्युअस मतलब इट इज हार्डली विजिबल, बहुत छोटा होता है। ठीक है, एंड इट इज अ मल्टीसेल्युलर गैमेटोफाइट। मल्टीसेल्युलर गैमेटोफाइट का क्या मतलब हुआ? देखो समझो, एक्चुअली ना इस प्रोथैलिस पे मेल गैमीट्स भी प्रेजेंट होते हैं और फीमेल गैमीट्स भी प्रेजेंट होते हैं, बट होते हैं दोनों ऑपोजिट साइड। और इनको वाटर की जरूरत पड़ती है ताकि मेल गैमीट्स, अब मेल गैमीट्स का नाम जैसे ह्यूमंस के केस में स्पर्म्स होते हैं, इनके केस में क्या होता है? एंथेरियोजॉइड्स। एनसीईआरटी में आई डोंट नो दिया है कि नहीं, बट ये आपको पता होना चाहिए। उसको हम कहते हैं एंथेरोजॉइड्स। उन एंथेरोजॉइड्स को प्रोथैलिस के एक तरफ से दूसरी तरफ स्विम होके आर्चिगोनियम तक पहुंचना है। राइट, तो उसके लिए वाटर की जरूरत पड़ेगी, है ना? तो इस वजह से हम कहते हैं टेरिडोफाइट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है। आपको हर जगह नहीं मिल जाएंगे फर्न्स, बहुत ज्यादा लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं वाटर की जरूरत है, बट इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है जितनी ब्रायोफाइट्स को थी। ठीक है, तो इनको हम बेसिकली एम्फीबियंस इसलिए नहीं बोलते। आगे चलते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स जो होते हैं दे आर एक्चुअली होमोस्पोरस। अब जरा समझ लो मतलब, होमो का मतलब सेम, स्पोरस का मतलब स्पोर्स। मतलब ये एक ही टाइप के स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं, और वो स्पोर्स बेसिकली मतलब आगे चल के प्रोथैलस ही बना रहे हैं। ठीक है, जिसमें मेल और फीमेल गेमेट दोनों है। ठीक है, ओके। कुछ ऐसे होते हैं जो हेटेरोस्पोरस है। हेटेरोस्पोरस का मतलब क्या हुआ? हेटेरोस्पोरस का मतलब हो गया कि दो अलग टाइप्स के स्पोर्स बना रहे हैं। ठीक है, जैसे अब क्या कहते हैं इसको, जैसे हमारे पास एक होता है सेल्विनिया, ठीक है, एक होता है मार्सिलिया, एक होता है सिलेंजिनेला। मैंने कैसे लर्न किया था? एसएमएस। ठीक है, एसएमएस मतलब भेजने वाला एसएमएस यार। सिंपल, बस उसे याद रख लो। एसएमएस, सेल्विनिया, मार्सिलिया एंड सिलेंजिनेला, दैट्स इट। ठीक है जी। तो आपको ध्यान रखना है कि इट इज अ प्रीकर्सर ऑफ द सीड हैबिट। जरा इसको समझो। एक्चुअली क्या होता है ना, हेटेरोस्पोरस कंडीशन में, मैंने आपको बताया हेटेरोस्पोरस का मतलब होगा दो अलग टाइप के स्पोर बनेंगे। ठीक है, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर। मतलब मेल गैमेटोफाइट अलग, फीमेल गैमेटोफाइट अलग। फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद
फीमेल गैमेटोफाइट ना पेरेंट प्लांट बॉडी के ऊपर ही रहता है काफी टाइम तक। ठीक है, तो ये एक टाइप की सीड हैबिट हुई। क्यों? क्योंकि उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है। जैसे आप देखोगे ना, कोई फ्रूट होता है उसको न्यूट्रिशन मिलता है ना, राइट? तो बेसिकली क्या होगा, वो एक जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाएगा विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, उसके बाद वो नीचे छूट जाएगा और फीमेल गैमेटोफाइट उसको न्यूट्रिशन देने वाला है जब तक वो बेसिकली पूरा स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी नहीं बना देता। तो इस चीज को फिर सुनो, आपका जो फीमेल गैमेटोफाइट है, इट इज गोइंग टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द embryo so that it can grow up to a sporophyte. That is actually a seed habit. ये तो सीड में देखा जाता है। So it is a precursor of the seed habit. यहां से माना जाता है कि यहां से evolution हुआ है, राइट? So ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास आते हैं इसके एग्जाम्पल्स। तो ये बेसिकली क्या कहते हैं, इसी की फर्दर क्लासेस हैं। तो जैसे पिसलोप्सिडा, इसमें प्लांट का नाम है, मतलब कौन सा प्लांट इस क्लास के अंदर आता है, दैट इज पिस्लोटम। ठीक है, लाइकोऑप्सिडा, तो इसमें कौन कौन आ गया, सिलेंजिनेला एंड लाइकोपोडियम। और स्पेनोप्सिडा, तो इसमें कौन आ गया, इक्विसीटम। एंड टेरोप्सिडा, इसमें आ गया ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडिएंटम, राइट? तो ये मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज अ फर्न। और ये आपका क्या है, दिस इज सेल्विनिया। ठीक है, तो सेल्विनिया अगर आपको पता होगा तो मैं बता देता हूँ, इसको हम सौरो ऑफ कश्मीर भी कहते हैं। ठीक है, और ये आपका सिलेंजिनेला है और ये आपका इक्विसीटम है। देखो, इक्विसीटम है ये कोन, स्ट्रोबुलस मैंने आपको बताया था, स्ट्रोबुलस इज द अनदर नेम फॉर कोन, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास आता है जिम्नोस्पर्म्स। सो वी आर गोइंग टू नाउ टॉक अबाउट द डिवीजन जिम्नोस्पर्म्स। तो जिम्नोस्पर्म्स की अगर हम बात करें, सबसे पहली चीज ध्यान दो, यहाँ पे ओव्यूल्स नेकेड है। देखो, ओव्यूल्स मतलब सीड्स, सीड्स नेकेड है, मतलब सीड्स के अराउंड कोई कवर नहीं है। किस चीज का कवर नहीं है, फ्रूट का कवर नहीं है। मतलब सीड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं बट उसके अराउंड फ्रूट का कवर नहीं है, ओवरी मेच्योर होके फ्रूट नहीं बना पाई, राइट? उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे भी टैप रूट्स देखे जाते हैं। टैप रूट्स का मतलब एक मेन प्राइमरी रूट बीच में होगा, साइड में सेकेंडरी रूट होंगे और टर्शरी रूट्स होंगे, ये हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है जी, उसके बाद अब एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन है, सिक्वोया, द जायंट रेडवुड ट्री। मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि गूगल पे जाओ, सर्च करो सिकोया की। जब आप फोटोग्राफ देखोगे ना, आप हैरान रह जाओगे कि वो कितना ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, किसकी, पाइनस और फंजाई। ठीक है, मतलब आपका जो पाइनस ट्री है और फंजाई, तो उनकी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, उसका नाम क्या है, माइकोराइजा। तो इसमें क्या होता है, दोनों का फायदा है। ठीक है, फंजाई को फूड मिल जाता है और पाइनस को बहुत से फायदे होते हैं। एक तो वो रूट डिजीजेस से बच जाता है और दूसरा है कि उसको फास्फोरस वगैरह एब्जॉर्ब करके मिल जाता है। ठीक है जी, दूसरा कैरोलाइड रूट्स यहाँ पे देखे जाते हैं। कैरोलाइड रूट्स में क्या होता है, ये भी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, किसकी है ये पता होना चाहिए, साइकस की और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया को फूड मिल रहा है और साइकस को नाइट्रोजन फिक्स करके मिल रही है, दोनों का फायदा है। ओके, उसके बाद दो चीजें और हैं कि भाई हो सकता है यहाँ पे प्लांट्स ऐसे हों जो ब्रांच्ड हो, ब्रांच्ड मतलब ब्रांचेस होंगी उनकी। एग्जांपल्स, पाइनस और सेड्रिस, ये ब्रांच्ड होते हैं। अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं, जैसे साइकस। अगर आप देखो, ये आपका यहाँ पे जो फोटोग्राफ है, दिस इज ऑफ साइकस। ठीक है, तो आपको दिख रहा है इसमें ब्रांचेस नहीं है। आगे चलें, सिंपल लीव्स हो सकती हैं। सिंपल लीव्स अगर आप देखो, ये मॉर्फोलॉजी जो आपका नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर है उसमें पढ़ाया जाता है। सिंपल लीव्स में क्या होता है ना यार, सिंपल लीव्स में आपको पता है कि आपका लेमिना, लीफ ब्लेड जो है ना, लीफ ब्लेड इंसाइज्ड नहीं होती है। ठीक है, और अगर वो है भी ना, वो मिड रिब तक नहीं होती है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एक सिंपल लीफ, वहां पे पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो सिंपल लीव्स एग्जांपल्स पाइनस और सेड्रिस। ठीक है, कंपाउंड लीफ में क्या होता है कि वो मिडरिप तक इंसाइज्ड होती है और एक ही लीफ के ना बहुत सारे लीफलेट्स बन जाते हैं, मतलब छोटी 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 लीव्स आ जाती है उसपे। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड लीफ। उसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, साइकस। अगर आप देखो ध्यान से तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक ही लीफ पे देखो कितनी सारी छोटी छोटी लीव्स है, दैट इज अ कंपाउंड लीफ। तो कहाँ देखा जाता है, साइकस। ओके, अब आपको पता है यार, जिम्नोस्पर्म्स ना
हार्श हैबिटेट्स में होता है, कहीं भी ग्रो कर सकते हैं, ठीक है? तो इस वजह से क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी इतनी नहीं रहती है, दैट इज़ व्हाई दे आर हैविंग अ थिक क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या करेगा? वाटर लॉस नहीं होने देगा, ट्रांसपिरेशन को रोकेगा, राइट? दे हैव नीडल शेप्ड लीव्स। नीडल शेप्ड लीव से क्या होगा? सरफेस एरिया लीफ का कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन का रेट कम हो जाएगा। सनकन स्टोमेटा, सनकन स्टोमेटा का मतलब क्या होता है कि इनका जो स्टोमेटा है लीफ में काफ़ी ज़्यादा डीप सिचुएटेड होता है। क्यों? जितना ज़्यादा वो डीप सिचुएटेड होगा, एज़ अ रिज़ल्ट क्या होगा? वहाँ से वाटर लॉस के चांसेस कम हो जाते हैं। मतलब जो ट्री है, जो प्लांट है, वो ज़्यादा का ज़्यादा वाटर खुद के अंदर रिटेन कर सकता है। राइट, ओके। उसके बाद अगर हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करें, दे आर एक्चुअली हेटेरोस्पोरस। हेटेरोस्पोरस यार पहले भी बता चुका हूँ, 2 अलग टाइप्स के स्पोर्स बनने वाले हैं, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स, ठीक है? माइक्रोस्पोर क्या करेगा? आगे मैच्योर होके बनाएगा पोलन ग्रेन, ठीक है? ओके। और पोलन ग्रेन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, पोलन ग्रेन इज बेसिकली हैविंग द लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है? जैसे अगर आपने प्लस टू के फर्स्ट चैप्टर में अगर पढ़ा हो, ठीक है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो आपको पता होगा कि पोलन ग्रेन की अलग-अलग स्टेजेस होती है, 1 सेल स्टेज, 2 सेल स्टेज, 3 सेल स्टेज। तो वैसा-वैसा ही कुछ आप यहाँ पे समझ लो कि पोलन ग्रेन इज हैविंग लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स। और अगर हम बात करें यहाँ पे जो ओव्यूल है, ठीक है? जो ऑब्वियसली मेगास्पोर से बना होगा, वो ओव्यूल कैसे आया? फ्रॉम न्यूसेलिस। ये एक्चुअली प्लस 2 का ही टॉपिक है, न्यूसेलिस वहाँ पढ़ाया जाता है। न्यूसेलिस क्या है? मतलब सिंपल समझ लो, एक डिप्लॉयड टिश्यू है नॉर्मल सा, ठीक है? जिसका एक सेल बड़ा हो जाएगा और मेगास्पोर बना देगा, ठीक है? और वही चीज़ यहाँ पे कही है कि न्यूसेलिस, न्यूसेलिस से बना मेगास्पोर, ठीक है? अब क्या होगा? वो मेगास्पोर ना बेसिकली 2 या 2 से ज़्यादा आर्चीगोनिया बना देगा। अब एक फ़र्क मैं आपको बता देता हूँ, यही समझ लें। अगर हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करें ना, तो मेगास्पोर क्या करता है जिम्नोस्पर्म्स में 2 या 2 से ज़्यादा आर्चिगोनिया बनाएगा। आर्चिगोनिया वही वाला फनल शेप्ड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसमें एक एग होगा अंदर, राइट? सेम। बट येट अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात करें ना, तो एंजियोस्पर्म्स में यही मेगास्पोर आगे चल के एम्ब्रियो सैक बनाता है। एक पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक, ठीक है? आपको पता होगा ये क्या कहते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन, अगर आप एक ड्रॉपर हो या अगर आपने प्लस 2 पढ़ रखी है तो वहाँ से ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है? ओके। तो गैमेटोफाइट्स आर नॉट हैविंग एनी इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस, मतलब ये यार गैमेटोफाइट सिंपल समझो अभी गैमीट्स, ठीक है? यहाँ जो गैमीट्स है ना वो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते, ऐसा नहीं हो सकता कि पोलन ग्रेन आराम से अपना खुद डेवलप करे, नहीं। ओव्यूल खुद डेवलप करे, नहीं। ये पेरेंट प्लांट बॉडी में चिपके हुए हैं, उसी टाइप ये मैच्योर हो रहे हैं, ठीक है? ओके। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई पोलन ग्रेन यहाँ पे डिस्पर्स कैसे होते हैं? एयर करंट्स, ठीक है? ये पॉइंट और ज़्यादा इम्पोर्टेंट तब हो जाता है जब आप प्लस 2 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ लेते हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मोड्स क्या कहते हैं पॉलिनेशन के आते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जिम्नोस्पर्म्स में कैसे होता है पॉलिनेशन, सो इट इज़ एक्चुअली बाय एयर करंट, ठीक है जी? और अब ज़रा समझो मोनोशियस और डायोशियस, ऐसे मैं अपने पहले वाले लेक्चर्स में भी ये चीज़ समझा चुका हूँ। मोनोशियस, मोनो का मतलब एक, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल भी है, फीमेल भी है, जिसको हम क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल, राइट? तो आपको पता होना चाहिए पाइनस, पाइनस में मेल भी होगा, फीमेल भी होगा, ठीक है? एक ही प्लांट के अंदर। उसके बाद अगर हम साइकस की बात करें, साइकस हुआ डायोशियस, मतलब डी से डायोशियस मतलब 2 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। एक ऑर्गेनिज्म होगा मेल, एक ऑर्गेनिज्म होगा फीमेल। तो आपको पता होना चाहिए साइकस एक डायोशियस ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, ठीक है? ओके। अब देखो एक्चुअली क्या है कि यार आपका जो एंजियोस्पर्म्स है ना, एंजियोस्पर्म्स का जो टॉपिक है, उसपे एक पूरा चैप्टर बन रखा है प्लस 2 में, ठीक है? मतलब एक्चुअली वो फर्स्ट चैप्टर नहीं है, सेकंड चैप्टर है, बट फर्स्ट चैप्टर डिलीट हो गया था हमारे टाइम सिलेबस से। तो इस बार भी जो नई एनसीईआरटी आई है उसमें है ही नहीं। ओके, तो उसमें क्या है एंजियोस्पर्म्स को फुल डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है। तो इस वजह से एनटीए सिलेबस में क्या हुआ है कि जो इस चैप्टर का एंजियोस्पर्म्स टॉपिक है ना, वो डिलीट हो चुका है। ठीक है? उसका बहुत लिमिटेड सा पार्ट है, ठीक है? तो वो मैं आपको बता देता हूँ। इतने से बॉक्स में फिट आ गया देखो, कितना लिमिटेड है। तो देखो पहली चीज़ कि एंजियोस्पर्म्स में यूकेलिप्टस है जो टॉलेस्ट है। ध्यान रखना, एंजियोस्पर्म्स में टॉलेस्ट कौन है? यूकेलिप्टस, देखा होगा आपने ऑलरेडी। और स्मॉलेस्ट कौन है? वॉल्फिया।
स्मॉलेस्ट कौन है? वॉल्फिया। बस इतना पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। देखो यार, पहले ना इस चीज को समझना, इस चीज को फील करना कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब है स्विच करना। स्विच मतलब, देखो यार, आप अपनी लाइफ साइकिल में ना हैप्लॉइड और डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में स्विच कर रहे हो। हैप्लॉइड तो आपको पता होगा, मतलब हैप्लॉइड का मतलब होता है जैसे अगर हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स है तो 23 कर दो, मतलब जो हमारे गैमीट्स है उस टाइप से आधे क्रोमोसोम बर, उसको कहते हैं हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, मतलब हैप्लॉइड और डिप्लॉइड होने में स्विच करना, उसको कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशंस। तो आप देखो प्लांट्स में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन सब में देखी जा रही है यार। ठीक है, आपके पास कोई डिप्लॉयड प्लांट है, वो कभी ना कभी जाके हैप्लॉयड गैमीट तो बनाता है। ठीक है, या आपके पास कोई हैप्लॉयड प्लांट है, वो कभी ना कभी जाके जाइगोट तो बनाएगा जो डिप्लॉयड है। मतलब स्विच तो हो रहा है, मतलब ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन तो हो रही है। ठीक है, इसलिए इसमें लिखा है एनसीईआरटी में, alternation of generation is a feature which is seen in all the sexually reproducing organisms in all the plants। ठीक है जी, there is a switch between the gametophyte and the sporophyte। देखो, गैमेटोफाइट मैं समझा देता हूं, एक ऐसी बॉडी जो हैप्लॉइड है, उसको हम कह देंगे गैमेटोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट एक ऐसी बॉडी जो डिप्लॉइड है, उसको हम कहते हैं स्पोरोफाइट। आपको इंपॉर्टेंट चीजें नेक्स्ट अब जो बता रहा हूं ध्यान देना। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब क्या है कि बेसिकली उसकी जो मेजॉरिटी लाइफ साइकिल है ना, वो हैप्लॉइड रहा। मेजॉरिटी लाइफ साइकिल में वो हैप्लॉइड ही रहा। डिप्लॉइड वो सिर्फ कब था? जब उसने जाइगोट बनाया। जैसे ही जाइगोट बना वो डिप्लॉइड हो गया, लेकिन उसके ठीक बाद उसमें मियोसिस हुई और वो वापस हैप्लॉइड हो गया। समझो, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब है फॉर मेजॉरिटी ऑफ द लाइफ, ठीक है, वो हैप्लॉइड ही रहेगा। ठीक है, वो सिर्फ जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बनाएगा, दैट इज गोइंग टू बी द जाइगोट, इमीडिएटली उसमें वो जाइगोटिक मियोसिस करके वापस हैप्लॉइड बना देगा। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहां देखी जाती है? एल्गी एंड फंजाई, ध्यान रखना। ठीक है, अब समझो हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक का मतलब होता है कि हैप्लॉइड एज वेल एज डिप्लॉयड लाइफ साइकिल, मतलब कि वो हैप्लॉइड भी है और डिप्लॉयड भी है फॉर अ कंसिडरेबल टाइम। ठीक है, मतलब एक लाइफ साइकिल है ना, उस लाइफ साइकिल में अच्छे खासे टाइम के लिए वो हैप्लॉइड की तरह भी जिया है, अच्छे खासे टाइम के लिए वो डिप्लॉयड की तरह भी जिया है। ठीक है, तो ये कहाँ देखा जाता है? ब्रायोफाइट्स में और टेरिडोफाइट्स में। ठीक है, अब जरा अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं, जरा समझना, ब्रायोफाइट्स में क्या होता है कि जो डोमिनेंट फेज है ना, वो गैमेटोफिटिक फेज है। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द लाइफ साइकिल में, ठीक है, वो एक गैमेटोफाइट की तरह ही रहना चाहेंगे, एक हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म की तरह रहना चाहेंगे। एनसीईआरटी में अगर आप पढ़ते हो तो उसमें लिखा होगा कि ब्रायोफाइट्स, ठीक है, दे आर हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ठीक है, और इसमें जो गैमेटोफिटिक स्टेज है, वो फ्री थी, वो फोटोसिंथेटिक थी, मतलब खुद खाना बना सकती थी, वो इंडिपेंडेंट थी। राइट, तो हम कह रहे हैं कि ब्रायोफाइट्स में तो गैमेटोफिटिक स्टेज डोमिनेट करती थी। ठीक है, स्पोरोफिटिक जो थी वो गैमेटोफिटिक पे डिपेंडेंट थी। ओके, अगर हम टेरिडोफाइट्स की बात करें, टेरिडोफाइट्स जो थे, वहां पे स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी डोमिनेट करती है। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द लाइफ साइकिल में वो एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की तरह रहेंगे। उनकी जो डिप्लॉयड बॉडी फॉर्म होगी वो फ्री होगी। ठीक है, वो फोटोसिंथेटिक होगी। राइट, वो इंडिपेंडेंट होगी। राइट, और जो आपका गैमेटोफिटिक बॉडी होगी ना, वो गैमेटोफिटिक बॉडी उस पर डिपेंडेंट होगी। समझ रहे हो? तो जैसे आपको पता होगा प्रोथैलस था, ठीक है? तो टेरिडोफाइट्स में प्रोथैलस था ना, तो प्रोथैलस बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं एक्ज़िस्ट कर रहा था, ठीक है? बहुत कम टाइम तक था, क्योंकि उसके बाद भी जब उसमें क्या कहते हैं, गैमीट्स बनेगा, फ्यूजन होगा, तो वापस वो स्पोरोफाइट बना देगा, ठीक है? तो उसको हम कहते हैं कि ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, क्योंकि सिर्फ़ ज़ाइगोट पे नहीं रुका ये। ज़ाइगोट पे नहीं रुका। आगे इसने स्पोरोफाइट भी बनाया, ठीक है? और उसने वो पीछे क्या कहते हैं, एक सिंगल सेल्ड गैमीट पे भी नहीं रुका। उसने मल्टी सेल्युलर प्रोथैलस बनाया। देख रहे हो? मतलब कि आपका जो गैमेटोफिटिक बॉडी है, वो भी अच्छी खासी एक्सिस्ट कर रही है, ठीक है? आपकी जो स्पोरोफिटिक बॉडी है, वो भी अच्छी खासी एक्सिस्ट कर रही है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक कि दोनों एक्सिस्ट कर रहे हैं। तो टेरिडोफाइट्स में ध्यान रखना, सिंपल सी बात,
टेरिडोफाइट्स में भाया आपको ध्यान रखना है कि स्पोरोफिटिक बॉडी डोमिनेट करती है। ठीक होगी बात? ओके। हैप्लोडिप्लॉन्टिक के दो एग्जांपल्स तो हैं, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। बट दो चीजें और ध्यान रखना, मतलब तीन चीजें, एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया एंड कैल्प्स। भाई ये ब्राउन एल्गी के मेंबर्स हैं और ये एक्सेप्शनल केस है। ये ब्राउन एल्गी के मेंबर्स हैं बट ये हैप्लॉन्टिक ना होके क्या है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब यार ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या है, मतलब ऑल थ्रू आउट लाइफ मेजॉरिटी में ये डिप्लॉयड ही थे। ठीक है, तो ये कहाँ देखा जाता है, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। आपको पता है यार, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स में गैमीट बनते हैं। ठीक है, तो उन गैमीट्स में कोई मतलब माइटोसिस होके कुछ बनता नहीं है। वो गैमीट्स हैं, गैमीट्स क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। ठीक है, जाइगोट बनाएंगे जो एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, दैट्स इट। ठीक है, ज्यादा क्या कहते हैं, गैमीट्स खुद को प्रोलिफरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो वही चीज मैंने कही। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के एग्जांपल्स हमारे पास हैं जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। और एक हमारे पास बेसिकली क्या कहते हैं आपका, एल्गी भी यहाँ पे है एज एन एक्सेप्शन, फ्यूकस। ठीक है, तो इसी के साथ हमने ये चैप्टर खत्म कर दिया है, प्लांट किंगडम। तो इट्स समवेयर अराउंड 50 मिनट्स। ठीक है, तो दैट्स इट। तो मैं यही कहूंगा कि इस चैनल पे मैं एम करता हूँ, अगर आप देखोगे यूट्यूब पे, तो 4 से 5 घंटे के लेक्चर्स आपको इन्हीं सब चैप्टर्स के अवेलेबल है। ठीक है, बट क्या होता है ना यार, आपका ना टाइम वेस्ट होता है वो, क्योंकि अगर आप 4 से 5 घंटे आप किसी लेक्चर को देख रहे हो ना, उसके बाद भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी। मैं आपको कह रहा हूँ, ऐसा मत करना कि उनके नोट्स बना रहे हो और उनको पढ़ रहे हो, बात नहीं बनेगी, एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि मैं लिमिटेड टाइम में चैप्टर को खत्म कर दिया मैंने। ठीक है, इसके बाद आराम से बैठो, अपनी एनसीईआरटी को रीड करो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, दैट्स इट। ठीक है, और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। उतने ही टाइम स्पैन में आपने पूरा चैप्टर लगा दिया है। ठीक है, सो बेस्ट विशेस फॉर द अपकमिंग नीट एग्जामिनेशन। ठीक है, और ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, पढ़ते रहो और दैट्स इट, टेक केयर।